ओके, गुड मॉर्निंग। आइए क्वेश्चन 1 पेज देख लीजिए आप। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का ये होमवर्क का क्वेश्चन 1। Electra Space is a consumer electronic wholesaler. The business of the firm is highly seasonal in nature. In 6 months of a year, firm has huge cash deposits, and especially near Christmas time and other 6 months firm cash crunch. फर्म हैज होगा, फर्म या फेसेस लिख सकते हो आप। फर्म हैज कैश क्रंच लीडिंग टू बोरोइंग ऑफ मनी टू कवर अप इट्स एक्सपोजर्स फॉर रनिंग द बिजनेस। तो 6 महीना सरप्लस रहता है, लेकिन 6 महीना बहुत शॉर्टेज हो जाता है तो बोरो करना पड़ जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फर्म शैल बोरो अ सम ऑफ 50 million euro for the entire period of slack season in about 3 months. slack season कितना पीरियड का है? 6 महीने का। in about 3 months वो 6 महीने का बोरो करेगा तो कौन सा FRA लेना चाहिए? 39 FRA. A bank has given the following quotation: spot 5.5 और 5.75, 3 into 6 FRA और 3 into 9 FRA दिया हुआ है। 3 into 6 FRA का कोई काम नहीं है, मेन काम है इसका 3 to 9 FRA का। नाउ 3 months 50,000 euro future contract maturing in a period of 3 months is quoted at 94.15, तो उसमें इंटरेस्ट रेट है 5.85%, तो उसका वैल्यू दिया हुआ 94.15। Advise how a FRA shall be useful if the actual interest rate after 3 months turn out to be 4.5% and 6.5%। FRA लेने से तो आप लॉक्ड हो जाओगे। 4.5 हुआ तो भी आपका FRA का ही रेट पड़ेगा। आप एक्चुअली FRA यहाँ पे बाय करेंगे कि सेल करेंगे? आप बोरोवर हैं कि इन्वेस्टर हैं? बोरोवर हैं तो FRA बाय करेंगे। FRA बाय करने से ये वाला रेट लगेगा। FRA बाय करेंगे तो फिर ये वाला रेट लगेगा। अब मार्केट रेट चाहे 4.5 हो चाहे 6.5 हो, आपका नेट कॉस्ट तो 5.94 ही आएगा। उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में 4.5 जाएगा तो FRA में आउटफ्लो होगा, करेक्ट, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ 6.5 जाएगा तो FRA में इनफ्लो होगा, तो नेट कॉस्ट 5.94% ही आएगा। और एक इसमें नया चीज क्या है, हाउ 3 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट shall be useful for company if interest rate turn out as mentioned in part A above। अगर इंटरेस्ट रेट ये वाला आ गया पार्ट ए वाला, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसको कैसे हेल्प करेगा? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पहले ये बताइए, फ्यूचर को लॉन्ग करेंगे कि शॉर्ट करेंगे? बोरोवर को क्या टेंशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कि घटने का? बोरोवर को टेंशन रहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस घटता है, तो मेरे को बॉन्ड का प्राइस गिरने से कमाना है, यानी हम फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। अब फ्यूचर्स को अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो 50 मिलियन का यूरो का एक्सपोजर लेने के लिए कितना कॉन्ट्रैक्ट्स लगेगा? 50 मिलियन बाई 50,000 करेंगे तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है क्या? हाँ, ये देखिएगा, ये 3 months मैच्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे एक नया चीज देखिए, 3 months आपको ये बोरो करना है 6 महीना के लिए, ओके तो आपको 2 बार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे फ्यूचर के? 50 मिलियन बाई 50,000 यूरो करे तो 1000 आ रहा है, तो 1000 का 2 कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स होगा टोटल में। 3-3 महीने में 2 बार आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सरप्राइज यहाँ पे ये था, ये 3 महीने का है, ये 6 महीने का है, तो आपको 2 बार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। 3 महीने का एक लॉट, फिर नेक्स्ट 3 महीने का एक लॉट, ठीक है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होंगे? 2000। 50 मिलियन यूरो बाई 50,000 करे तो 1000 आ रहा है, वो 3 महीने का हुआ, 6 महीने के लिए एक और 1000, तो टोटल 2000 कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। और आपने 94.15 पे उसको शॉर्ट किया अगर, ठीक है, और एक्चुअल मार्केट रेट मान लीजिए 4.5 हो गया। 4.5 हो गया तो 100 - 4.5 कितना होता है?
95.5 आ गया है, तो बढ़ गया रेट, मतलब 94.15 की जगह 95.5 आ गया। 94.15 पे रेट क्या है, 5.85, तो 4.5 होने से फ्यूचर प्राइस होगा इसमें, इसका जो फ्यूचर प्राइस आएगा वो आ रहा है 95.5, और इसका फ्यूचर प्राइस आ रहा है, इसका फ्यूचर प्राइस आ रहा है 93.5। तो अगर 94.5 में आपने शॉर्ट किया है और प्राइस बढ़ गया है तो आपको लॉस हो गया। आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं अच्छे से, कॉपी में करिए। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। पहला केस एफआरए। एप्लीकेबल रेट for 3 into 9 FRA is 5.94%. अब 4.5% और 6% वाला केस है। एप्लीकेबल रेट 3 into 9 FRA का 5.94 क्यों है, क्योंकि बोरोवर बाइज FRA। करिए इसको, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर 6 months 4.5%, 6 महीने का नहीं है, ये एनुअलाइज रेट होगा, तो 6 महीने का अमाउंट निकालो। कितना आ रहा है, यूरो में आ रहा है ना, 11,25,000। और यहाँ पे कैसे किया वर्किंग, 50 इंटू 4.5% इंटू 6/12 इंटू हाफ, 1125। फिर 50 इंटू 6.5% इंटू हाफ, कितना आ रहा है ये, यूरो 16,25,000। फिर आपका कैश सेटलमेंट फ्रॉम एफआरए, आप 5.94 में बाय किए, मार्केट में रेट 4.5 हो गया, तो आपका कॉस्ट तो 5.94 ही आएगा। 5.94% माइनस 4.5% इंटू 50 इंटू हाफ, ये रिसीट है कि पेमेंट है? ये आउटफ्लो है, यहाँ पे आउटफ्लो को पॉजिटिव में दिखाएंगे, इनफ्लो को नेगेटिव में दिखाएंगे।
हम्म, कितना रही है? 360। और इधर आएगा आपका 6.5%। अब इनफ्लो आ रहा है 5.94 माइनस 6.5 इंटू 50 मिलियन यूरो इंटू हाफ। हम्म, 1,40,000। ये इनफ्लो है तो नेगेटिव में लिखा, तो नेट कॉस्ट क्या आ रहा है? दोनों में सेम आना चाहिए। हम्म, 14,85,000 और 14,85,000। So you can show effective interest cost if FRA is used. 1485 divided by 50 million, 50 मिलियन यानी 5 करोड़ होता है, इंटू ये 6 महीने का है ना, तो इंटू 12/6 एनुअलाइज करिए कितना आ रहा देखिए, वो 5.94 ही आ रहा होगा। 5.94 ही आ रहा होगा देखो। हम्म, दोनों में 5.94 है, ठीक है। नाउ पार्ट 2। 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपने यूज कर रहे हैं। थ्री मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपने यूज कर रहे हैं। टू hedge its borrowing position, to hedge its borrowing, the company should short interest rate futures. The company should short interest rate futures. ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का रेट आपको मालूम है, विच इज 94.15। फाइन। अभी 94.15 का बस चैलेंजिंग चीज क्या है कि आफ्टर द पीरियड फ्यूचर प्राइस क्या हुआ वो क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है। करेक्ट। तो फ्यूचर प्राइस हम लोग अनुमान लगा रहे ये 4.5% से क्या हुआ होगा। जब यहाँ 5.85% है तो 94.15 है। अब यहाँ जब 4.5% है तो ये फ्यूचर प्राइस हम सोच रहे उसी रिवर्स तरीका से 95.5 हुआ होगा। ठीक है। तो आपका फ्यूचर का सेटलमेंट इन दोनों का डिफरेंस पे होगा। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, ये तो एनुअलाइज रेट है ना, तो ये जो सेटलमेंट का जो डिफरेंस आ रहा है 94.5 और 95.5 का, ये जो डिफरेंस है गेन या लॉस जो भी है वो भी एनुअलाइज है ना। ये 5.85 भी तो पर एनम रेट होगा, ये भी तो पर एनम रेट है। ठीक है। तो आपको ये समझने का चीज है सिर्फ
कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना सेटलमेंट का 94.15 से 95.5, तो जो गेन लॉस हो रहा है वो भी एनुअल अमाउंट है, उसको भी पीरियोडिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सारे एनुअलाइज है, तो जो वैल्यू निकाला वो भी एनुअलाइज निकाला आपने, तो जब एनुअलाइज से किया तो उसको पीरियोडिक बनाना पड़ेगा ना। सो नाउ आप क्या करोगे, दो केस आपके पास वापस, केस 1 4.5 और केस 2 6.5। केस 1 इज 4.5, केस 2 इज 6.5। तो यहां पर पहले आपको ये देखना है कि कैश सेटलमेंट फ्रॉम फ्यूचर्स क्या होगा, और दूसरा देखना है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट क्या दोगे आप। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट अमाउंट तो सेम ही आने वाला है ना। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपने किया था ना ऊपर में, सेम एज अबव। कितना था, 11.25 और 16.25। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेन अब जो कैश सेटलमेंट आएगा वो फ्यूचर से आएगा। कैश सेटलमेंट फ्रॉम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, कैश सेटलमेंट फ्रॉम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया, रेट बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा, रेट घट जाएगा तो फायदा होगा। ठीक है, सो आप देखिए कितना फ्यूचर्स का आपने, व्हाट डू यू से, 95 क्या रेट पे शॉर्ट किया था, 94.15। तो उसका रेट अभी रिवाइज होके कितना चला गया, 95.5, अगर 4.5% है तो। ठीक है, तो एक तरह से आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे आउटफ्लो आ रहा है, यहाँ पे लॉस दिखाना है, बेसिकली आउटफ्लो हो रहा है। अब ये कितना मिलियन यूरो का आपका वो एक्सपोजर लेना है, 50 मिलियन यूरो का लेना है। एकदम सिंपल रख रहे हैं, 50 मिलियन यूरो का एक्सपोजर लेना है आपको। देखो सीधा सा बात है, मेरे को 6 महीना तक इसको कवर करना है, तो 50 मिलियन इंटू 6/12 करो, कितना आ रहा है देखो, 94.15 माइनस 95.5 इंटू 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 6/12। 50 मिलियन यूरो है ना, कि 5 मिलियन यूरो है, 50 मिलियन है, उसमें डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 100 क्यों करना है, क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है ये आपका 100 रुपीज फेस वैल्यू अज्यूम करके आ रहा है। तो आपको कितने बॉन्ड्स लेने पड़ेंगे वैसे आप सोच सकते हो, तो डिवाइड बाय 100। यहां पे तो मैं इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहा हूं, मैं तो फ्यूचर्स ले रहा हूं, तो एक डिवाइड बाय 100 भी डालिए, बिकॉज ये 100 रुपीज फेस वैल्यू अज्यूम करके सब किया जा रहा है। तो 50 मिलियन में कितना बॉन्ड्स होगा आप ऐसे भी सोचिए ना, ये 100 रुपीज का इक्विवेलेंट पे लिया जा रहा है बोल के, तो डिवाइड बाय 100 भी करिए, फिर कितना आ रहा आंसर, 50, हाँ 337,500 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इधर भी बताइए अब क्या होगा। 94.15 में आपने शॉर्ट किया, उसका रेट क्या हो गया, 6.5 के कारण 93.5 हो गया, 50 मिलियन। एक्चुअली ये जो गेन है ये तो 100 रुपीज फेस वैल्यू पे आ रहा है ना, तो डिवाइड बाय 100 करना चाहिए आपको, राइट, इंटू 6/12। कितना आ रहा है ये गेन, मतलब 162,500 आ रहा है। 162,500 मिलियन है ना, इंटू 10 लाख कर लीजिए। सो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आ रहा है देखिए,
1125 प्लस 337,500, 1462,500, और यहाँ पे भी 1462,500 ही आ रहा है. सो बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़ गया हमारा? 1462,500 डिवाइडेड बाई 50 मिलियन इंटू 12/6 करिए. 5.85%. ओके, 5.85%. देखो इसको वापस से समझ लो आप कि कैश सेटलमेंट का प्रोसेस क्या हुआ यहाँ पे. कैश सेटलमेंट का प्रोसेस क्या हुआ इसको ठीक से समझ लीजिए. एक्चुअली क्या है, देखिए इंटरेस्ट रेट का चेंज है, बट आप ले रहे क्या हो? बॉन्ड ले रहे हो, तो अमाउंट ले रहे हो और फ्लक्चुएशन कवर करना है इंटरेस्ट रेट का. तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी और लग सकता है आपको रिवीजन पर्पस के लिए कि यहाँ पर जब आपने बोल रहे हैं कि वी वांट टू कवर द इंटरेस्ट रेट चेंज, तो वी हैव अ फ्यूचर विच इज ऑफ प्राइस. फ्यूचर्स प्राइस नाउ इज व्हाट? 94.15. यही है ना? And that they are saying it as this is at the rate 5.85% interest. So when interest rate turns out to be 4.5%, so question here is what would be the futures price? Futures price will be what? अब 100 माइनस 4.5 लेते हैं तो 95.5. ये 4.5 आपका एनुअलाइज रेट है, तो ये भी एनुअलाइज इफेक्ट है. तो दिस फ्यूचर विल यील्ड दिस मच अमाउंट. इस फ्यूचर का ये चेंज एक साल के अंदर आएगा ना, बट आपको इतना गेन थोड़ी मिल जाएगा. आपको इतना गेन थोड़ी मिलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एनुअलाइज्ड है तो ये भी एनुअलाइज्ड है 5.85. तो ये भी तो एनुअल डिफरेंस है. 94.15 का डिफरेंस 95.5 जो है ये एनुअल डिफरेंस है. सो आपका जो कैश सेटलमेंट होगा उस कैश सेटलमेंट में 94.15 का 95.15 जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको एनुअल में मिलेगा. तो आपका पीरियड ऑफ कवरेज 6 मंथ्स का है, तो इंटू 6/12 तो आप करोगे. आर यू अग्रीइंग माई पॉइंट? तो 94.15 माइनस 95.15 इंटू 6/12 विच इज कमिंग 95.5 है ये, इंटू 6/12. ऐसे ही मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको ये कैलकुलेशन. तो ये आ रहा है आपका कितना? दिस इज कमिंग से 0.675 आउटफ्लो आ रहा है. अब बात आई, ये तो एक फ्यूचर्स का हुआ. ओके, एक फ्यूचर्स का हुआ विच इज इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ ₹100 हम मान रहे हैं उसका, जिसका वैल्यू आपको 94.15 पे मिल रहा है. फाइन. सो क्वेश्चन अराइजेज, आपको अपना 50 मिलियन यूरो का एक्सपोजर कवर करने के लिए कितना ऐसा फ्यूचर्स लेना पड़ेगा? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन. तो नंबर ऑफ फ्यूचर्स, या आप बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी अंडरटेकन टू कवर द एक्सपोजर,
इज इक्वल टू, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आप एक एक करके सोचो, एक बोल रहा है 50,000 यूरो का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसमें फेस वैल्यू तो दिया नहीं। 50,000 यूरो का अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा? एक एक बॉन्ड का फेस वैल्यू अगर 100 मानते हैं हम, तो 50,000 डिवाइड बाई 100 करके आप पता कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपको कितना बॉन्ड्स लेना पड़ रहा है? 500 बॉन्ड। उस 500 बॉन्ड पे आपको ये कमाई हो रही है 0.675 की, और आपका 50 मिलियन का एक्सपोजर है। 50 मिलियन का एक्सपोजर पे आपको कितना बॉन्ड लेना पड़ेगा? 50 मिलियन का एक्सपोजर पे कितना बॉन्ड लेना पड़ेगा? वो भी तो 100 रुपए का फेस वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी अंडरटेकन टू कवर द एक्सपोजर, व्हाट इट विल बी? बताइए मेरे को, अपने आप वर्किंग करके बताइए कितना का लेना पड़ेगा, कितना हमें फ्यूचर्स लेना पड़ेगा, मतलब कितना बॉन्ड्स लेना पड़ेगा? 50 लाख कि 5 लाख कि 50,000? 5 लाख बॉन्ड्स लेना पड़ेगा। कैसे निकाला? 50 मिलियन बाई 100 किया, या फिर दूसरा उपाय, और कोई उपाय? हम लोग को जानना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना लेना है। ठीक है, ये जो कैश सेटलमेंट मैंने निकाला ये पर बॉन्ड निकाला। ओके, पर बॉन्ड 100 रुपए का अगर बॉन्ड है तो उसका वैल्यू 95.5 हो रहा है, तो मेरे को पर बॉन्ड इतना मिल रहा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 लाख आपने सही बोला। कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स? मेरे को कितना यूनिट लेना है? सिंपल है ना, 50 मिलियन। ओके, 50 मिलियन का एक्सपोजर कवर करना है, और एक एक का मान लीजिए 100 रुपया फेस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा? 5 लाख यूनिट्स आएगा। तो आपका टोटल कैश सेटलमेंट कितना होगा? कैश सेटलमेंट फ्रॉम, और अगर आप चाहो तो एक और भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितना होगा वो भी निकाल सकते हो, वो भी एक एक्स्ट्रा में निकाल के रख सकते हो। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितना होगा? नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितना होगा? 50,000 यूरो का एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इन वन कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 डिवाइडेड बाई 100 फेस वैल्यू, which is coming 500 units. So number of contracts required is 5 lakh units के लिए एक एक में 500 यूनिट्स मिल रहा है, तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अब एक एक का एक्सपायरी 3 महीना है, तो आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट 2 बार करना होगा, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट 2000 आप बोल सकते हो। बट टोटल कॉन्ट्रैक्ट 2000 नहीं बोल के आप एक बार 1000 ही बोलो, तो वो ज्यादा क्लियर रहेगा। 2000 बोलने से थोड़ा सा क्लैरिटी कम आता है। आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पर वो 2000 कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, बट 2000 बोलने से थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा आएगा। 1000 कॉन्ट्रैक्ट ही बोलिए, ज्यादा ठीक है। मतलब हम 1000 कॉन्ट्रैक्ट 2 बार लेंगे, पहला 3 महीना बीत जाने दीजिए, फिर नेक्स्ट 3 महीना के लिए लेंगे। और वैसे मैंने बताया था ना, बॉन्ड फ्यूचर्स जो होते हैं वो मंथली भी मिलते हैं, क्वार्टरली वाला भी मिलता है। 2 तरह का बॉन्ड फ्यूचर्स आता है, आपको नोट्स में लिखाया था। एक मंथली वाला होता है, एक मंथली एक्सपायरी वाला, एक क्वार्टर एक्सपायरी वाला भी आता है। तो क्वार्टर एक्सपायरी वाला ले लेंगे। सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक्स्ट्रा वर्किंग है, इसका कोई उतना यूटिलिटी नहीं आ रहा अभी, क्योंकि ये होल नंबर में है। अगर ये होल नंबर में नहीं होता तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ता नेक्स्ट में या फिर प्रीवियस में। सो देयरफॉर आपका सेटलमेंट कितना होगा? कैश सेटलमेंट इज इक्वल टू 5 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई एक का 0.675 आ रहा है, तो 337,500 आ गया। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स को डबल नहीं किया, मान लिया कि अज्यूम 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट जो है, 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यूड
will be renewed and squared off after 6 months at given rate of interest. Assume 3 months contract will be renewed and squared off after 6 months at given rate of interest. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 3 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 3 months 50,000 यूरो वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये 3 महीने का एक्सपायरी है। आपका पीरियड ऑफ बोरोइंग 6 महीने का है। आपका पीरियड ऑफ बोरोइंग 6 महीने का है। तो हम ऐसा मान रहे कि हम 3 महीना का स्टार्टिंग पे तो ये वाला पे शॉर्ट कर देंगे, इस रेट पे शॉर्ट करके रख देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और फिर इसको जब स्क्वायर ऑफ करेंगे 6 महीने बाद, एक्चुअली ये 3 महीने में ही स्क्वायर ऑफ हो जाता है, फिर स्क्वायर ऑफ करेंगे 6 महीने बाद, ठीक है। उस समय इंटरेस्ट रेट ये वाला रहेगा। ओके, तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने बाद कैसे स्क्वायर ऑफ करोगे? रिन्यू करेंगे, ये एक्सपायरी हो जाएगा तो फिर रिन्यू करेंगे। रिन्यू करना मतलब होता है इसका रुपया निकाल के दूसरा में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक का आपको समझाया, ऐसे ऐसे ही दूसरा अलग का निकाला जा सकता है। 337 आ गया तो वैसे 162 भी आ जाएगा। ओके, अब यहां पे जो इनका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये सोल्यूशन को आप अपने आप देख लीजिए। एफआरए वाला ठीक है, फ्यूचर्स वाले में ये जो 2000 कॉन्ट्रैक्ट करके कर रहा है, और यहां पे भी एक मिस्टेक है, 50,000 होगा यहां पे। $2,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके कर रहे हैं यहां पे, और फिर उसका यहां पे 3 महीना का एक वर्किंग दिखा रहा है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1000 ही कॉन्ट्रैक्ट लेंगे हम, 2000 क्यों लेंगे, और 6 महीना का इंटरेस्ट लेंगे। तो ज्यादा टेक्निकल सही चीज लग रहा है कि 1000 इंटू 6/12 करे तो ज्यादा जल्दी समझ में आ रहा है, और ये 2000 इंटू 3/12 करने से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो अगर हम लोग अपना हिसाब से चलाएं तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 1000 रखा और यहाँ पे 6/12 किया, ठीक है। बाकी सब ठीक है यहाँ पे, बस 2000 और 3/12 को 1000 और 6/12 समझने से थोड़ा ज्यादा आसान हो रहा है। डन? अच्छा, एक क्वेश्चन और था फाइनेंशियल स्वैप का। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लिए थे क्या? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5, इंडेक्स स्वैप। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5, इंडेक्स स्वैप। देख लिया था? TMC Holding Limited has a portfolio of shares of diversified companies valued at 400 crore. Enters into swap arrangement with non-bank on the terms that it will get 1.15% quarterly on notional principal of 400 crores in exchange of return on portfolio, which is exactly tracking the Sensex, which is presently 21,600. तो एक पोर्टफोलियो है जो सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है, हम उसका रिटर्न को स्वैप कर रहे हैं टू गेट फिक्स्ड 1.15% क्वार्टरली पेमेंट, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ स्वैप इट इज इंडेक्स स्वैप, जिसमें एक लेग इंडेक्स रेट को फॉलो करता है।
जैसे टीएमसी के पास एक पोर्टफोलियो है जिसका रेट ऑफ रिटर्न सेंसेक्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि वेरिएबल रिटर्न है। ये नन बैंक से स्वैप कर रहा है टू गेट 1.15% क्वार्टरली। ये रिसीव करना चाहता है 1.15% क्वार्टरली, और उसके जगह दे देगा सेंसेक्स का जो रिटर्न आ रहा है वो। ठीक है, अभी यहां पे ये बोरोवर नहीं है, ये इन्वेस्टर है। टीएमसी लिमिटेड एक इन्वेस्टर है, तो उसका नेट इनकम जो होना चाहिए वो फिक्स्ड वाला होना चाहिए। नाउ कैलकुलेट द नेट पेमेंट टू बी रिसीव्ड और पेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इफ सेंसेक्स टर्न्स आउट टू बी 1 2 3 4 वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वार्टर एंडेड का 4 वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए पहला वाला 21,600 का 21,860 हुआ, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, रिटर्न कितना है? 21,600 का 21,860, कितना परसेंट रिटर्न आया? हाँ, रिटर्न परसेंट निकालो, परसेंट में 1.2037, that's a movement in 1 quarter, so that is the percentage of return in 1 quarter. So your portfolio is having original return of this much percent, 1.2037% आपका ओरिजिनल रिटर्न है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर जो है वो वेरिएबल रिटर्न का है, जो सेंसेक्स के मूवमेंट से आ रहा है, राइट? तो 1.2037% ऑफ 400 करोड़ करो इंटू 400, 4.8148, दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इनकम। सोल्यूशन में आ गया हूं मैं और यहां दिखा रहा हूं ओरिजिनल इनकम जो आया है आपके पास वो आ चुका है, जो सेंसेक्स से आ रहा है। ओके, नाउ आपको चाहिए क्या स्वैप में? आप कॉन्ट्रैक्ट करो उनके साथ कि आपको फिक्स्ड मिलना चाहिए, तो फिक्स्ड इनकम में 1.15% ऑफ 400 करोड़। ठीक है, एट द रेट 1.15% आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए, राइट? फिक्स्ड इनकम जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए 4,06 करोड़, और आपके पास आ गया 4.8148, तो अब स्वैप कर लिया है, तो जो एक्स्ट्रा आ गया वो पे टू स्वैप बैंक। ठीक है, पे टू नन बैंक। उसी तरह से सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ फिर? सेंसेक्स हो गया कितना? 860 से 21,780, 21,860 से 21,780 कितना आ रहा है? ये 21,780 माइनस 21,860 डिवाइड बाई 21,860 माइनस 0.3660 आ रहा है, तो रिटर्न माइनस में जा रहा है। तो 400 करोड़ इंटू दिस परसेंट करो, यू सी इट इज कमिंग -1.464। लॉस हो रहा है आपको, ओरिजिनल में तो लॉस हो गया -1.464, बट फिक्स रिटर्न आपको चाहिए 4.6 का, तो आपको स्वैप बैंक कितना देगा? इसका डिफरेंस ये रिसीव करोगे आप, रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक। सिमिलरली बाकी दो का वर्किंग है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप पे करोगे, ये आप रिसीव करोगे। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड इंडेक्स स्वैप? बिकॉज एटलीस्ट वन लेग इज हैविंग अ रिटर्न फ्रॉम इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स स्वैप में ऐसा भी हो सकता है, एक एनएससी है और दूसरा बीएससी है, एक सेंसेक्स एक निफ्टी है, ऐसा भी स्वैपिंग हो सकता है कि सेंसेक्स के बदले मुझे निफ्टी दे दो। अब या फिर सेंसेक्स के बदले आप फिक्स भी ले सकते हो, सेंसेक्स के बदले कुछ और भी ले सकते हो। आपको जो भी सेकंड लेग में रखना है वो आपका चॉइस है, वो डिपेंड करता है काउंटर पार्टीज के ऊपर, दो पार्टी जो अग्री करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक नया सम था, ये पहले कभी अभी तक आया नहीं एग्जाम में, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडेक्स का मूवमेंट के बेसिस पे आपको क्या सेटलमेंट होगा वो पता चल रहा है। ओके, तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ जा रहा ना पूरा?
ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका सेंसेक्स का रिटर्न है, और फिर आपको इफेक्टिव जो चाहिए, इफेक्टिव रिटर्न जो चाहिए आफ्टर स्वैप, वो हमेशा आपको फिक्स चाहिए 1.15। तो उसके ऊपर जो डिफरेंस है आपका में, वो डिफरेंस आप स्वैप बैंक से सेटल करिए। इफेक्टिव जो आपको चाहिए आफ्टर स्वैप वो फिक्स्ड 1.15% पर क्वार्टर चाहिए। ओके, हो गया ये खत्म। हम्म? तो बॉन्ड फ्यूचर्स यहाँ पे खत्म होता है पूरा। इनफैक्ट यहाँ पे आके हम लोग का पूरा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कवर अप हो जाता है। ओके, एक थ्योरी का और पढ़ाई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेकर, वो थ्योरी का पढ़ाई आपको बाद में वीडियो में करा दिया जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क बोल के एक और पढ़ाई है, वो बाद में करा देंगे। ओके।